हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और सभी बच्चे जल्दी से लाइव क्लास के लिए जुड़ जाइए। और इस वीडियो में हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर 2024 का सेट नंबर 4 कोड संख्या है IM, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद तुरंत ही सेट नंबर 5 को भी, है ना, 5 सेट के 5वें नंबर सेट के उसके भी बहुविकल्पी प्रश्नों को इस क्लास में, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव क्लास के लिए जुड़ जाइए। और सभी बच्चे नमस्ते भेज रहे हैं, तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो मेरी ओर से नमस्ते। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। चलिए, सबसे पहले कोई बच्चा मैसेज करके बताइए कि कोई वॉइस क्वालिटी में या वीडियो क्वालिटी में कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, ठीक। कृष्ण प्रताप सिंह, नो सर, मुकेश देव, स्नेहा। चलिए, सभी बच्चे लगभग भेज रहे हैं, नहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहला है, तो सबसे पहले इसमें सेट नंबर 4 ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो सभी बच्चे ध्यान दें कि अपने अपने अनसॉल्व्ड पेपर को यहां से देख लीजिएगा। जिसके पास जो भी अनसॉल्व्ड हो वो अपना लेकर के बैठेंगे और सेट नंबर 4 ओपन कर लें, कोड संख्या IM। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, और जो क्वेश्चन में दिक्कत है बच्चों, एक तो टिक करते जाएंगे, समझते जाएंगे, और नोट करना है तो नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत यानी पश्चात अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। मतलब जो परावर्तित किरण है वो अपने मार्ग से जब वापस लौट आती है तो ये मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर काटती है, तो इसको हमें बताना है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला है फोकस पर, दूसरा है फोकस एवं ध्रुव के मध्य, तीसरा है वक्रता केंद्र पर, और चौथा है अनंत पर। तो बच्चों पहले का इसमें आप देखिएगा C नंबर वक्रता केंद्र होगा। आपने डिटेल पढ़ी होगी, अदरवाइज सभी बच्चे पढ़ लेंगे वक्रता केंद्र पर। और जल्दी से कवर करना है, ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं बिल्कुल ही नजदीक हैं। तो बच्चों जब ये परावर्तित होके मुख्य अक्ष को काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी, तो बच्चों कहां पर काटेगी? ये वक्रता केंद्र पर। ध्यान रखिएगा, C विकल्प। एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस होगा। तो बच्चों जो लेंस है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो आभासी, सीधा और कह रहा आवर्धित। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, यहां पर आवर्धित का मतलब हो जाता है बड़ा, यानी जो वस्तु है जितने आकार की उससे बड़ा प्रतिबिंब। तो बच्चों एक बात समझना है कि यहां पर लेंस से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर A है अवतल, ऑप्शन नंबर B है उत्तल, ऑप्शन नंबर C है समतल अवतल, और D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका B विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे, ठीक है, B विकल्प इसमें सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्यों होगा? याद रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा जैसे कि आपने दर्पण में पढ़ा होगा, ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने हिंट किया था, इसमें संकेत दिया था कि आभासी, सीधा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब की बात आ जाए और दर्पण में क्वेश्चन पूछे तो उसमें अवतल दर्पण, तो उसका उल्टा लेना है लेंस में उत्तल लेंस, ठीक है। और जिसमें उत्तल दर्पण होता है तो उसका उल्टा ले लेना है क्या? ठीक, अवतल लेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा, आभासी, सीधा और आवर्धित यानी वस्तु से जो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वो आपका इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 है। तो बच्चों अगला प्रश्न है, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, याद रखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। देखिए बच्चों थोड़ा यहां पर आप लोगों को भी मेहनत करना है,
ठीक है, जो डिटेल है, जो थ्योरी है, उसको आपको अच्छे से रीड करना है, तभी ये क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, मतलब उसको समायोजित करना, दूरी में परिवर्तन यानी बदलना, यानी एक प्रकार से हम अपनी भाषा में समझें तो समायोजित करना। तो फोकस दूरी में जो परिवर्तन करती है उसको समायोजित करती है, घटाती बढ़ाती है, तो वो कौन सा हिस्सा है? नेत्र लेंस में। तो आप नेत्र के भागों को पढ़ लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम संकेत से देखते हैं। ऑप्शन है पुतली द्वारा, दूसरा है दृष्टिपटल द्वारा, तीसरा है परितारका द्वारा, चौथा है इसमें विकल्प पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, जिनको अपन सिलियरी मसल्स कहते हैं, मांसपेशियां इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका विकल्प नंबर डी देखेंगे, पक्षमाभी, पक्षमाभी पेशी, मांसपेशियों या पेशियों भी लिखा मिल सकता है। कभी कभी सिलियरी जो है पेशियां लिखी रहती हैं, तो ध्यान रखिए इंग्लिश में उन्हें इस प्रकार से सिलियरी है ना मसल्स ये आ जाती हैं। तो पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं है ना, वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करती है, उसको बदलती हैं, घटाती बढ़ाती हैं। अगला आ जाता है प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, स्वच्छ आकाश हाँ, तो बच्चों देखेंगे आगे। प्रश्न नंबर 4 है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए, तो देखिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना की, या इसका मतलब ये पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन था, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, जो स्वच्छ आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो आपने प्रकाश का यहां प्रकीर्णन यहां पर देखा होगा, प्रकीर्णन की घटना को पढ़ा होगा, याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन या परावर्तन। तो इसमें जो प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, प्रकीर्णन का मतलब होता है जब ये प्रकाश या प्रकाश की किरण जब यहां से वायुमंडलीय मार्ग से पृथ्वी तक आती है, तो इसके बीच में धूल, धुआं, गैसों आदि के कण पड़ जाने के कारण ये इसका जो प्रकाश होता है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, ये घटना कहलाती है। ठीक है, ये घटना कहलाती है क्या? प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन के कारण जो सबसे ज्यादा यहां पर विक्षेपण होता है, फैलता है, वो है बैगनी या नीले कलर का। तो इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है बच्चों। तो यहां पर प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी। ठीक है, प्रकीर्णन की घटना के कारण, तो यहां पर बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या लिखा है, 440 वाट और 220 वोल्ट, है ना। आपने देखे होंगे जो भी उपकरण खरीदे जाते हैं, लेते हैं अपन लोग, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें देखें अगर गौर से, तो इस प्रकार से, ठीक है, वाट और वोल्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो वाट किसका मात्रक है? तो ये होता है सामर्थ्य या शक्ति का, सामर्थ्य या शक्ति का, और वोल्ट यहां पर हो जाएगा क्या? विभवांतर। ठीक है, जो सेल वगैरह होती है उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, ठीक है, कितना वहां सेल में दिया जा रहा है, ठीक, वो है विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक यहां पर वोल्ट है। तो बच्चों यहां से ये किसका संकेत अगर हम देखें, सामर्थ्य का जो संकेत होता है, तो यहां से समझिए तो P बराबर है कितना? 440। तो बच्चों जब तक आपको मात्रक याद नहीं होंगे, जब तक ये समस्या रहेगी कि ये किसकी वैल्यू दी गई है, तो यहां पर वाट है, वाट सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक होता है और इसका संकेत होता है P। तो P बराबर हो जाएगा कितना? 440 वाट, और यहां पर हो जाएगा वोल्ट कितना है जो सेल से दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा V बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट। तो बच्चों यहां पर पूछा क्या है? तो यहां पर पूछा गया है बल्ब फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, उसका प्रतिरोध यानी कि आर,
प्रतिरोध का संकेत होता है आर और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो यहां से ये पूछा गया है। तो देखिए पी और बी और आर में जो संबंधित सूत्र है इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, लर्न करना पड़ेगा। तो यहां पर पी बराबर बच्चों होता है बी स्क्वायर बटे आर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें आर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा से इनको, ठीक है, पक्षांतर में ले जाएंगे तो आर यहां पर आ जाएगा और बी स्क्वायर बटे यहां पर पी हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू को यहां पर, ठीक है, रख देंगे। तो v का मान कितना है बच्चों, तो ये है आपका कितना 220, तो इसका वर्ग हो जाएगा। और p का मान यहां पर कितना है 440, तो r बराबर हो जाएगा, चलिए इसको दो बार लिख लेंगे, समझो वर्ग खोल लिया, ठीक है। इसके बाद बटे में कितना 440। अब हम जीरो से एक जीरो को काट लें, थोड़ा सरल हो जाएगा। और 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 यानी जीरो। तो R बराबर हो जाएगा 110 ओम। तो बच्चों यहां से आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं। तो R बराबर 110 ओम। तो विकल्प नंबर बच्चों इसका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 110 ओम। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जरूर सभी बच्चे नोट करते जाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। विद्युत परपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह जो कि स्तंभ 1 में दिए गए हैं, ठीक है, और स्तंभ सेकंड में दिए गए नामों से सुमेलन कर, यानी उनको मिला करके, है ना, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों देखेंगे, पहले विकल्प बाद में देखते हैं। पहले स्तंभ 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और यहां से काफी जानकारी हो जाएगी। तो स्तंभ फर्स्ट, और यहां लिख लेते हैं, चलिए स्तंभ, थोड़ा और दूरी कर लेते हैं, स्तंभ सेकंड, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से चलिए स्तंभ 1 में देखेंगे और 2 में, तो यहां पर संकेत दिए हैं। तो ए नंबर में दिया है यहां पर इस प्रकार से। चलिए फिर इसके बारे में देखते हैं अभी। तो ये इस प्रकार से यहां पर संकेत है, किसका है, चलिए अभी देख लेते हैं। और ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से यहां पर, ठीक है, सी में हो जाएगा। और डी में है बच्चों इस प्रकार से, चलिए अब इन संकेतों को भी गौर से आपको पढ़ना है अच्छे से। अब इसमें लिया है, पहला पॉइंट है तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड में है विद्युत सेल, इसको अच्छे से कर लेंगे तो काफी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी के अंतर्गत। तीसरे में है परिवर्ती प्रतिरोध, और चौथे पॉइंट में दिया हुआ है अमीटर। तो आई होप सभी बच्चे जानते होंगे किसका कौन सा चिन्ह है। तो देखिए यहां से देखें तो यहां पर देखिए इस प्रकार का जो चिन्ह मिलेगा तो ये हो जाएगा परिवर्ती प्रतिरोध। अगर ये यहां पर एरो नहीं लगा होता तो प्रतिरोध कह सकते, तो ये हो जाएगा आपका परिवर्ती प्रतिरोध। पहले ये होता है बच्चों, हाँ, ये हो जाएगा आपका अमीटर का, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, थोड़ा एरो और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक, सीध में बिल्कुल। चलिए, और ये हो जाएगा आपका विद्युत सेल का, और ये हो जाएगा तार क्रॉसिंग का। तो बच्चों यहां से अब हम मैच कर सकते हैं कौन सा विकल्प, इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही है ना। पहले का इसमें ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए मिलाइएगा, ए सही है। देखो पहले को किससे मिलान, तीसरा है। और बी नंबर का देखेंगे तो अमीटर से है, यानी चौथे से है। और सी नंबर का जो है दूसरे से है। और डी नंबर का है यानी किससे, पहले से, तार क्रॉसिंग से। तो ये सभी जो संकेत हैं इनको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहला विकल्प बच्चों इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, उस पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, टिक कर लीजिएगा और इनको अच्छे से सीख लीजिएगा। अब देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न देखेंगे इसमें 7वां। ठीक है, यहां से देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, सभी बच्चों ने डाल लिया होगा, उपभाग यानी फिजिक्स पार्ट है ये, उपभाग नंबर 1। उपभाग नंबर 1 चल रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट चल रहा है उपभाग। तो यहां पर 7वां क्वेश्चन है बच्चों, किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होती है। देखिए, जो धारावाही प्रणालिका होती है, धारावाही प्रणालिका, ठीक है, धारावाही जो प्रणालिका होती है ये अस्थिर चुंबक होती है। धारावाही प्रणालिका के विषय में आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो धारावाही जो प्रणालिका होती है, तो इसमें जो है ये एक अस्थिर या अस्थाई कह दो, अस्थाई चुंबक होती है और ये प्रबल चुंबक होती है। लेकिन इसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, जब तक इसमें चुंबकीय व्यवहार उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं होगा बच्चों। तो जब हम प्रणालिका कैसी बनाते हैं, तो इसमें लकड़ी है सूखी या फिर दफ्ती वगैरह होती है ना, उसको बिल्कुल बेलनाकार रूप में बना करके, और तारों की है ना टच नहीं करना चाहिए, और तारों की जो है अनेक फेरों की संख्या को लपेट करके है ना उसको बनाया जाता है, पूरा सर्किट तैयार किया जाता है। और जैसे ही विद्युत धारा दी जाती है तो वह प्रणालिका जो है एक चुंबकीय व्यवहार अर्थात चुंबकत्व का उसमें गुण आ जाता है, इसलिए वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, अर्थात चुंबकीय व्यवहार उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये याद रखना अस्थिर या अस्थाई चुंबक होती है और प्रबल स्थायी चुंबक से ज्यादा प्रबल होती है, और ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में, अगर हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ये ठहरती है। ठीक है, याद रखना है NS। तो बच्चों इसका देखेंगे कौन सा, तो इसका सी विकल्प बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फिजिक्स पार्ट यानी उपभाग नंबर पहला जो है समाप्त होता है। अब हम उपभाग नंबर 2 यानी केमिस्ट्री पार्ट को हम समझेंगे। तो बच्चों देखेंगे, चलिए, आई होप सभी बच्चों ने जरूर पढ़ लिए होंगे, सेल्फ स्टडी से इनको कवर कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें परीक्षा की तैयारी के लिए करना है और क्लियर काफी चीजें हो जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें अर्थात क्वेश्चन नंबर हम 8वां कहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री पोर्शन में देखेंगे तो 8वां पहला है, लेकिन वैसे 8वां है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में कौन सी नहीं होती, मैग्नीशियम, मरकरी, कॉपर या एल्युमिनियम। तो ये कमरे के ताप पर यानी एक प्रकार से हम साधारण ताप, ठीक है, साधारण ताप पर कह सकते हैं। और ये सभी धातुएं मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम है ना, या एल्यूमिनियम कह सकते हैं, ये तीनों कमरे के ताप पर साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, कुछ धातुएं मुलायम और कुछ लिक्विड। तो इसमें बच्चों बी विकल्प जो मरकरी है, ठीक है, जो मरकरी है ये जो है लिक्विड अवस्था में होती है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको हम पारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पारा। याद रखिएगा Hg इसका संकेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अम्ल एवं क्षार या क्षारक कह सकते हैं, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो बच्चों जब भी अम्ल की क्रिया क्षार से होती है, जब भी अम्ल की क्रिया क्षार से होती है तो हमेशा लवण और जल बनता है, हमेशा याद रखेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 9वां, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया याद रखिए, पढ़ा होगा सब बच्चों ने और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो क्या बनता है, क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। अगर आपको याद है तो ऑप्शन पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी बच्चों, इसलिए अच्छे से गहन अध्ययन करना है। तो अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प, ऑप्शन नंबर डी। एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो अम्ल जैसे कि मान लिया जाए हमने HCl लिया, और क्षार यानी कि जैसे हमने NaOH, ये दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं, और हमने क्रिया अगर करा दी तो याद रखिएगा कि यहाँ OH और यहाँ पर H, ये दोनों मिलकर के चूंकि ये आयनों में होते हैं और जोड़ करके जल बना देंगे, और साथ ही साथ Na और यहाँ से Cl ये लवण
सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, और जल इससे विस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से लवण और जल बनते हैं। और भी है ना, संतुलित समीकरणों को संतुलित करना आप जानिए, केवल ये सीखना होता है कि किसकी क्रिया से क्या क्या बनता है, इसको सीखिए और संतुलित करना भी सीख जाइए, जो कि आसान है, और अगले वीडियो में संतुलित वाले भी बताए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10वां। हाँ, तो प्रश्न नंबर देखेंगे बच्चों, 10वां देखेंगे। तो 10वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3, हाँ अभिक्रिया लिखते CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर आफ्टर रिएक्शन एरो का चिन्ह लगा है, ऊष्मा यानी क्रिया के दौरान क्या क्या बना है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, ये सॉलिड है, याद रखिए ठोस अवस्था में सॉलिड, और यहां पर देखेंगे जी गैसीय अवस्था में CO2, तो ये बनता है। वैसे भी आपको यहां पर याद होगा कि जब भी हम CaCO3 है ना, जब भी इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं यानी ताप देते हैं, याद रखिए कई भाषा में कह सकते हैं, जब भी हम CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते या ताप बढ़ाते हैं, है ना, तो याद रखिए क्रिया के दौरान या क्रिया के फलस्वरूप हमेशा ठोस अवस्था में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो निश्चित तौर पर जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में, अन्य पदार्थों में वियोजित होता है, तो आपने पढ़ा होगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रियाओं को पढ़ा होगा, और साथ में इसी को हम कहते हैं दूसरा अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो इन दोनों में से विकल्प आप ढूंढ लीजिएगा कौन सा सही है। बस आपको क्रियाएं पता होनी चाहिए, किस प्रकार की ये क्रियाएं हैं, और वो क्रियाएं याद है तो उदाहरण याद होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है, द्विविस्थापन भी नहीं है, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन, संयोजन और संकलन अभिक्रिया होती है, जिनको अपन योगात्मक क्रिया कहते हैं। उसमें तो जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जोड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। और यहां पर वियोजन अभिक्रिया में ये दो या दो से अधिक अन्य नए पदार्थों में टूट जाते हैं, तो इनको हम वियोजन या अपघटन, तो यहां पर अपघटन अभिक्रिया दिया है, तो सी विकल्प बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर आता है 11वां। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें किस प्रकार से समझ में आ रहा है। सभी बच्चे उत्साहित रहेंगे, एक्टिवेट रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कार्बन। कार्बन एक ऐसा, यहां पर देखिए कार्बन एक ऐसा तत्व है और तत्व का ये परमाणु भी है, तो याद रखिए इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन, ठीक है। ये भली भांति आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अन्य तत्व के परमाणु इसी के साथ श्रृंखला बना करके, है ना, नए पदार्थ बनाते हैं, नए कई प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। यहां पर ऑप्शन दिया है CNOF, तो याद रखिए श्रृंखला अभिक्रिया में देखेंगे तो कार्बन श्रृंखला को आपने पढ़ा होगा और उसी के आधार पर उनको पहचाना जाता है, ठीक है, किस समूह का है, क्या नहीं है, तो बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो कार्बन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 12वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखेंगे बच्चों 12वां। तो प्रश्न नंबर 12वां क्या है? निम्नलिखित में एल्काइन है। सबसे पहले तो बच्चों चलिए इसको इरेज करके देखते हैं और सभी बच्चों को नोट करते चलना है और ध्यान से समझना है ताकि बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएं। भले ही आप लोगों ने पढ़ लिया हो, अच्छी बात है, अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 12वां। प्रश्न नंबर 12वां क्या है? एल्काइन है। अब बच्चों यहां पर पूछा क्या है? एल्काइन। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना कि एल्काइन जो श्रेणी है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें उसका सामान्य सूत्र, उस श्रेणी का या उस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। अब हम इससे मैच करेंगे कौन सा विकल्प आता है। देखिएगा पहला विकल्प दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहली पहचान, चलिए बाद में देखते हैं, पहले इसमें विकल्प लिख लें जरा। फिर है CH3, फिर है C, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। यहां पर आता है C विकल्प CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर आता है D विकल्प है CH3 CH2 और यहां CH2। तो हमें ये देखना है, ये तो सामान्य सूत्र है और एल्काइन श्रेणी के जो भी
कार्बनिक जो है यहाँ पर पदार्थ है या उसके सदस्य हैं, ठीक है, कंपाउंड है कुल मिलाकर, ये कह लीजिएगा। तो याद रखिएगा इसकी पहचान एक तो ये हो गई सूत्र के द्वारा कर सकते हैं, दूसरी पहचान हम बॉन्ड द्वारा कर सकते हैं, बंधों द्वारा कर सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड मिलता है, याद रखिएगा डबल बॉन्ड तो एल्कीन श्रेणी का है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है बच्चों तो वहां पर आपको देखना है ये हो जाएगा एल्कीन का और यहां पर हो जाएगा एल्काइन का, ठीक है। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए श्रृंखला में, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए कार्बन कार्बन समूहों के बीच, याद रखिएगा कार्बन समूह के H के बीच का, H और C के बीच हमेशा सिंगल ही मिलता है, याद रखिएगा। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो एल्काइन श्रेणी का है, डबल बॉन्ड मिल जाए तो एल्कीन श्रेणी का है, और सिंगल बॉन्ड का अगर मिलता है तो वो एल्केन श्रेणी का है। तो इनमें से बच्चों आते रहते हैं क्वेश्चन और बहुत ही आते हैं, ठीक है, अधिकाधिक आते हैं। तो यहां पर देखिए पहला विकल्प में सिंगल और डबल मिल रहा है, तो हमें डबल से देखेंगे तो ये तो है नहीं भाई एल्काइन का, याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, तो बच्चों इसका विकल्प नंबर बी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें डबल है तो ये भी एल्कीन का हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे सिंगल सिंगल है तो आप समझ गए ये एल्केन का है। तो बच्चों ऐसे में आप बॉन्ड द्वारा भी पहचान सकते, लेकिन जब बॉन्ड ना लगे हो तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको सूत्र द्वारा ही उनको पहचानना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए दोनों चीजें अगर इस प्रकार से, ये संरचनात्मक सूत्र है बच्चों, ये संरचनात्मक सूत्र कहलाते, ठीक है। इसमें बंद जो है जरूर मिलेंगे, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो ये संरचनात्मक सूत्र होते हैं और ऐसे में बंद द्वारा पहचान सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और यहां पर अगर देखें तो जब बॉन्ड द्वारा ना मिले डायरेक्ट मिल जाए तो आप सूत्र द्वारा पहचानेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान, अब सूत्र द्वारा हम कैसे पहचानेंगे कि ये एल्काइन का है। चलिए दूसरा विकल्प हमने कैसे पहचाना जरा देखिए। तो यहां पर देखेंगे C को हम पहले कार्बन परमाणुओं को गिनेंगे तो C कितने हैं, 3, तो C बराबर जो है तो वो 3 है, तो हम N बराबर 3 मानेंगे, ठीक है। C की संख्या ही N को प्रदर्शित करेगी, याद रखिएगा। और उसी बेस पर इसका जो सूत्र है तो आप जानते हैं CnH2n -2, याद रखिएगा एल्काइन का है। तो Cn के स्थान पर आप रख देंगे कितना भाई, तो 2 × 3 - 2 कैलकुलेट कर लेंगे तो C3 यहां पर C3 कह सकते हैं, और 3 दूनी 6 में से यहां पर 2 जाएंगे तो 4, यानी C3H4। अगर संरचनात्मक नहीं मिलेगा तो आपको इस प्रकार से जरूर मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां पर इस प्रकार से मिल जाएगा तो भी आप सूत्र से पहचान सकते हैं। और गिन लीजिएगा H4 है कि नहीं, तो C यहां पर 3 हो गए, H 3 और 1 4 हो गए। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनको पहचानना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल घबरा जाते हैं सभी बच्चे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अगला। तो प्रश्न नंबर है 13वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से और सिंपल भी है। ईंधन और औषधियों के रूप में उपयोग होता है एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक अम्ल या प्रोपेन। देखिए यहां पर आईयूपीएसी नाम भी दिए हैं, सिंपल नाम भी दिए हैं, ठीक है। और एथेन आप जानते हैं इसका साधारण और आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो सभी के नाम आपको आईयूपीएसी और साधारण नाम भी पता होने चाहिए। इसकी आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करिए, बहुत सारे कंपाउंड है आप समझ सकते हैं, तो ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए पूछा क्या है, ईंधन और औषधि, ईंधन और औषधि ये दोनों का काम कौन करता है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेन। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है एथेनॉल। क्यों, एथेनॉल का जो साधारण नाम है वो होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल का जो सामान्य जो है सूत्र होता है क्या होता है, तो यहां पर होता है C2H5OH, क्या होता है, ठीक है। इसमें जो क्रियात्मक समूह H विस्थापित होकर जुड़ता है तो वो जुड़ता है OH, याद रखिए। इसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़ता है वो OH जुड़ता है H विस्थापित होकर के, ठीक है, याद रखिएगा। एल्केन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं C2H6, ये आप जानते हैं एथेन का हो जाएगा, उससे H विस्थापित होकर जब OH जुड़ जाएगा तो यहां पर ये किस में पहुंच जाएगा,
ये पहुंच जाएगा एल्कोहल समूह में पहुंच जाएगा। और इसका आईयूपीएसी नाम आप जानते हैं, अनुलग्न जो होता है, तो यहां से आप उठाएंगे क्या, एथ, ठीक है। यहां से सी के आधार पर होता है बच्चों एथ, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इस प्रकार से, ठीक है, पेंट, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एथ और धन, चूंकि OH समूह इसमें क्रियात्मक जुड़ा है, इसलिए इसका आईयूपीएसी नाम के लिए जो अनुलग्न होगा वो होता है बच्चों ऑल। क्या होता है, ऑल। या आईयूपीएसी का तरीका बता रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो एथ धन ऑल, एथेन धन, सॉरी, एथेन धन ऑल, ठीक है। एथ तो इसके आधार पर कहेंगे। तो एथेन समूह, एथेन क्यों लेंगे, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी से ही, ठीक है, ट्रांसफर होके इनके नाम होते हैं, थोड़ा अपनी भाषा में समझिए। तो ये हो जाएगा एथेन और धन, यहां पर देखेंगे एथेन धन क्या, ऑल। तो क्या बनेगा, एथेन धन ऑल, याद रखिए एथेन धन ऑल, ठीक है। रिपीट करिए, तो क्या बनेगा, एथेनॉल। क्या बनेगा, एथेनॉल। तो आप समझ गए होंगे कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम इस प्रकार से हो जाएगा। तो C2 के आधार पर एथ हो जाएगा, और चूंकि फिर से एक बार एथ, इसलिए, और ये एथेन है ना, एल्केन श्रेणी से इनको उठाया जाता है, आपने पढ़ा होगा डिटेल से। थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं, आप भी समझ रहे होंगे। तो ये एथेन धन, यहां से इसका अनुलग्न जुड़ता है ऑल, OH समूह में, हमेशा ध्यान रखिए, OH समूह अगर जुड़ गया तो ऑल, तो बना एथेनॉल, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी नाम है, और ये इसका सारा नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, जिसको अपन शराब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शराब यानी दारू, ठीक है। तो ये ईंधन के रूप में भी होता है, अगर यहां पर ध्यान रखेंगे, ईंधन, आग लग जाती है, औषधि के रूप में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। जो नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं आप जानते हैं, है ना, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ होते हैं, काफी औषधियां ऐसी आती हैं, थोड़ा उनमें नशा होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, इसलिए ये ईंधन और औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न से पहले देखेंगे उपभाग नंबर, ये आपका 2 फिनिश होता है, और यहां से उपभाग नंबर 3 यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये भी बहुत मोस्ट है। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 14वां, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। गुर्दे की इकाई, बिल्कुल सिंपल है, बहुत मोस्ट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कई बार पूछा गया है। गुर्दे की इकाई सबको रटा होगा, गुर्दे की इकाई याद रखिए, गुर्दे की इकाई। तो पहली जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तंत्रिका, न्यूरॉन, ये तो तंत्रिका तंत्र में आप जानते हैं, उसमें पढ़ा होगा आपने। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, वृक्काणु इंग्लिश में बोलते नेफ्रॉन, साइटोन है ना, म्यूटोन, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर वृक्काणु, इसका ऑप्शन नंबर बी है, वृक्काणु, ठीक है। तो बच्चों वृक्काणु हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं नेफ्रॉन। तो आपको बिल्कुल ये ज्यादातर शब्द यूज करते हैं, याद रखिएगा। और अगर हिंदी आ गया तो आप वैसे ही भी पकड़ लेंगे। तो गुर्दा, गुर्दे को अपन क्या कहते हैं, गुर्दा जो होता है यहां पर, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा याद रखेंगे नेफ्रॉन। क्या रखेंगे नेफ्रॉन, क्या रखेंगे, नेफ्रॉन, गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन, ऐसे भी जल्दी याद होगा, और इसको हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। आगे का क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम। पिछले वीडियो में मैंने जाइलम और फिलोएम को लेकर के बताया था, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी एक बार देखेंगे, फिर से बहुत पूछा जाता है, देखिए बार बार क्वेश्चन मिलने का मतलब आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर है 15वां, पौधों में जाइलम, पौधों में जाइलम। तो जो जाइलम कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, ठीक है, इसका जो काम होता है जल एवं खनिज लवण, ठीक है, इनको जो है जड़ों के माध्यम से लेकर के और पौधों के सभी भागों में पहुंचाने, यानी जल का, या फिर मिलेगा जल तथा खनिज लवण, दोनों भी मिल सकते हैं। मोस्टली आप जानेंगे जल। तो जल को ये क्या करता है, सभी पौधों के सभी भागों में अर्थात पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी जल का या जल तथा खनिज लवणों का ये क्या करता है, परिवहन करता है, स्थानांतरण। शब्दों को थोड़ा पकड़िए, शब्दों का अर्थ जानिए। जल का परिवहन या जल का क्या होता है, स्थानांतरण, ठीक है। यानी जल तथा खनिज लवणों को, ठीक है, जड़ से लेकर के पौधों के पत्तियों के भागों तक या पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जल का, इसमें लिखा है जल का वहन, वहन या परिवहन, याद रखिए वहन, इसी को कई बार आपको लिखा मिलेगा परिवहन
ले जाना, ले आना परिवहन या वहन कहलाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसी को शब्द मिल सकता है, कई बच्चे शब्द में भी मात खा जाते हैं, पहचान नहीं पाते। स्थानांतरण, तो स्थानांतरण ये हो जाएगा ले जाना, ले आना, ठीक है। तो और अब इसके बाद थोड़ा सा फिलोएम पे देख लेते हैं। तो फिलोएम में क्या होता है बच्चों, फिलोएम में क्या होता है, फिलोएम का काम होता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होता है, खाद्य पदार्थों का वहन यानी परिवहन यानी कि स्थानांतरण। तो यहां पर देखना है फिलोएम का जो काम होता है वो खाद्य पदार्थों का वहन यानी परिवहन यानी क्या होता है, स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह। तो ये पत्तियों से, याद रखिएगा थोड़ा लिख लिख के शॉर्ट में, पत्तियों से लेकर के कहां तक, जड़ों तक, और जब जड़ों तक पहुंच जाएगा तो यानी सभी भागों तक, जड़ों तक ये पहुंचाने का काम करता है। तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। जाइलम का काम जल का संवहन, जल का परिवहन है यानी जल का स्थानांतरण है, और फिलोएम का काम क्या है, ये होता है कहां तक, है ना, खाद्य पदार्थों का परिवहन, यानी फिलोएम का काम है खाद्य पदार्थों का परिवहन। चलिए आप समझ गए होंगे। और इनको, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभार, इनको जाइलम और फिलोएम को जाइलम तथा फिलोएम को, हाँ बच्चों कई बार क्वेश्चन आया, संवहन ऊतक भी कहते हैं, संवहन ऊतक, ठीक है, यानी कि जो पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, परिवहन करते हैं, उन ऊतकों को हम संवहन ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से संवहन ऊतक है, तो एक में जाइलम फिलोएम मिल ही जाएगा। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जाइलम तथा फिलोएम ऊतक है, या किस प्रकार की ऊतक है, या ऊतक है तो किस प्रकार का है, ये संवहन ऊतक है, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। तो इससे इस प्रकार के विकल्प में क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा तो और जानकारी हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग में भी कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अंतर्गत जो भी सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16वां प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है स्वपोषी पोषण होता क्या है। सभी बच्चों ने जरूर पढ़ लिया होगा, बहुत ही मोस्ट टॉपिक आ जाता है स्वपोषी पोषण, ठीक है। ये आपने एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण टॉपिक से जरूर पढ़ा होगा, चैप्टर से। तो ये स्वपोषी पोषण, स्वपोषी है ना, जो स्वयं अपना पोषण करते हैं, ठीक है, वृद्धि करना, खाद्य पदार्थ या जो भी चीजें क्रियाएं हैं वो स्वयं करते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के जो स्वयं अपना जो है भोजन पानी की सब व्यवस्था कर लेते हैं, वो स्वपोषी पोषण, यानी जो स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं, वे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत उन्हें रखा गया है। तो स्वपोषी जो होते हैं वो होते हैं हरे पेड़ पौधे। क्या होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं या हरे पौधों को हम क्या कहते हैं, ठीक है, बाकी समझ जाइएगा। हरे पौधों को हम स्वपोषी या, ठीक है, उत्पादक, इसका दूसरा उत्पादक, इन्हें उत्पादक भी कहा गया है, याद रखिएगा। ये स्वपोषी पोषण में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भोजन भी स्वयं बनाते हैं, याद रखिए। ये भोजन कैसे बनाते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये सूर्य का प्रकाश, भोजन बनाने के लिए हरे पेड़ पौधों को जरूरत होती है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। इसके साथ साथ जो पौधों में जो वर्णक पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल, जिसको हम पर्णहरिम बोलते हैं, पर्णहरिम, याद रखिएगा। ये मेन चीजें हैं, पर्णहरिम, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ जल तथा CO2, ठीक है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की ये उपस्थिति में होता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल पाया जाता है हरे पेड़ पौधों में, आप देखेंगे तो पत्तियों में मोस्टली और हरे कुछ तनों में भी, ठीक है। इसके साथ जल, CO2 जो भी चीजें हैं, तो इसमें ये इन सब की जरूरत पड़ती है। तो ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन जो है निर्मित कर लेते हैं, बना लेते हैं। और इसके बाद ये दो प्रकार की क्रियाएं आप पढ़ लेना जरा, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा पढ़ना है अप्रकाशीय
ठीक है, तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा प्रकाशीय अभिक्रिया, याद रखिए ये इसी के अंतर्गत है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन यहां से उठाए जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन इनकी डिटेल पढ़िए। प्रकाशीय अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में होती है, जो सूर्य के प्रकाश में अर्थात जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें जो भाग होते हैं क्रमशः वो होते हैं ग्रेना, स्ट्रोमा। ठीक है, याद रखिए ग्रेना और स्ट्रोमा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाशी, ग्रेना, अप्रकाशी, स्ट्रोमा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और कौन कौन से इसमें, तो इनको अब अच्छे से कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, हरे पेड़ पौधों को हम उत्पादक कहते हैं, और सभी प्रकार के जीव जंतु उत्पादक पर ही, इसलिए इन्हें उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि सभी जीव जंतुओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी ऊर्जा मिलती है वो इन्हीं के माध्यम से मिलती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे कि आप खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधों को, ये उदाहरण है, शैवाल एवाल जो भी इकाई वगैरह होती है वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, तो उत्पादक को मान लिया जाए, जैसे बकरी को खाया किसने, शेर ने। ठीक है, इस प्रकार से फिर शेर भी अगर जो है खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो अपघटक वगैरह। ठीक है, कुल मिलाकर के एक दिशी होता है। जब ऊर्जा का यहाँ जो ऊर्जा का पोषण स्तर होता है, जो ऊर्जा का पोषण स्तर होता है, याद रखिए, जो ऊर्जा का पोषण स्तर होता है जब वो एक दिशी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम आहार श्रृंखला के अंतर्गत रखते हैं। आहार श्रृंखला, जब ऊर्जा का पोषण स्तर एक दिशा में होता है ना, और जब कई दिशा में हो, जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे आप देखेंगे कि हरे पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हो गए, इसको खाया किसने, यहां पर बकरी ने खाया, बकरी को किसने खाया, मान लिया जाए शेर ने खाया। ठीक है, फिर यहां पर हो जाएगा अपघटक। इसी प्रकार से हरे पेड़ पौधों को मान लिया जाए, है ना, गाय ने। ठीक है, गाय को खाया किसने, शेर ने, और फिर इसके बाद फिर से वही क्रिया। ठीक, तो ऐसे कुल मिला के और भी कई। ठीक है, यहां पर मान लिया जाए हाथी हो जाएगा, हाथी को भी इसने, मतलब कहने का यह है कि जब ये बहुदिशी हो जाए, जब यहां पर पोषण का स्तर है, जब ऊर्जा का पोषण स्तर है, जब वो बहुदिशी हो जाए, ठीक है, तो वो हो जाती है जाके खाद्य जाल। ये भी यहां से पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ गए होंगे, खाद्य जाल में जो ऊर्जा का पोषण स्तर होता है वो बहुदिशी होता है, और खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का पोषण स्तर होता है वो एक दिशी होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां से क्वेश्चन ये समझ गए होंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन कौन सा है, जरा देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है, स्वपोषी पोषण स्तर के लिए यहां पर जो आवश्यकता है बच्चों, तो इसमें अभी अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल की, बिल्कुल, इसकी क्लोरोफिल की बिल्कुल है, सूर्य का प्रकाश, इसकी भी आवश्यकता होती है। इसका मतलब सभी आवश्यक हैं। ठीक है, स्वपोषी यानी जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, उनको हम स्वपोषी, है ना, कहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, इसलिए उन्हें उत्पादक भी कहते हैं। तो इन सब की जरूरत है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, आई होप सबने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। जल्दी से पोल में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर भी देते जाना है। तो यहां पर देखेंगे कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःप्रदब्बी जाल का, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं जरा कौन देता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है, पीछे भी आप देखेंगे, पिछले वीडियो में देखें तो आपको मिल जाएगा। जल्दी बताइए, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःप्रदब्बी जाल का, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी। किसने दिया भाई, कौन, हाँ कौन सा है भाई, ज्यादातर परसेंटेज आ रहा है
ए नंबर पर आ रहा है, बिल्कुल 67%। ए नंबर इसका कोश का द्रव ए नंबर बता रहे हैं भाई। ए नंबर, और बताइए जल्दी से करिए। बेसिक काफी बच्चे जुड़े हैं। चलिए, ए नंबर में 67% दे रहे हैं, तो जबकि इसका पिछले उसमें इसकी चर्चा भी हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ज्यादातर बच्चों ने गलत जवाब दिया। देखिए डिटेल पढ़िए भाई, डिटेल पढ़िए आप लोग, जो है इसके विषय में पढ़िए। चलिए, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। चलिए डिटेल पढ़ लेंगे तो बन जाएगा, परेशान नहीं होना है, काफी समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17वां मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेंडल के विषय में आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा, उसका जो है जीवन या जीवनी उसकी पढ़ लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन तो काफी उसमें मदद मिल जाएगी, और ये बहुत ही आनुवंशिकता में आपको मिल जाएगा। तो मेंडल आनुवंशिकता के जनक भी है, आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ ही मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो मटर के पौधों को चुना था, उन्होंने चुना था, याद रखिए। लेकिन उनने किसके लिए चुना था, उन्होंने वंशागति के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, यानी वंशागत, है ना, कि किस प्रकार की जाति के या कैसे कैसे उनमें लक्षण परिवर्तन होते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें उनकी संतति में क्या गुणों में ट्रांसफर होता है, इस प्रकार से क्या परिवर्तन आता है। ठीक, तो काफी उसमें डिटेल है, जरा उसको पढ़ लेंगे तो यहां पर आपको समस्या नहीं होगी। तो ऑप्शन जरा देख लेते हैं, कई बच्चे इसमें डाउट वाला ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मटर देख करके गलत लगा जाएंगे नहीं तो। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए। देखिए पोल जो दिए जा रहे हैं उनमें आंसर जरूर देते जाइए भाई, है ना। सभी को एक्टिव रहना है, सभी एक्टिवेट रहिए भाई। ठीक है, थोड़ा सा अनुमान लगाइए, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो देखिए मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं की। देखिए इसमें चावल गेहूं तो आना ही नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तुरंत आप चयन कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा डाउट है, मटर और फिर है वंशागत गुणों, तो डाउट क्लियर कर लें। तो मटर के उत्पादन के लिए तो है ही नहीं, उत्पादन थोड़ी ना करना था, उन्होंने इनके मटर के पौधों को बच्चों चुना था। ठीक है, तो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा जो अपना प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा वंशागत गुणों का अध्ययन करने के लिए। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ओजोत्परण क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत। पिछले वीडियो में थोड़ा सा इसमें चर्चा हुई थी, ओजोन परत फिर से एक बार देखेंगे। ओजोन परत समताप मंडल में तो कहां पाई जाती है, समताप मंडल। थोड़ा सा समझ जाया करें, जल्दी के चक्कर में कुछ भी थोड़ा वर्ड हो जाते हैं या मिस्टेक हो सकती है, जरा ध्यान दीजिए। समताप मंडल, ओजोन परत कहां पर होती है, समताप मंडल में। तो इसका काम क्या है, ओजोन परत का जो काम होता है वो सूर्य से आने वाली, जो सूर्य से पृथ्वी तक जो यूवी आती है, अर्थात अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, यानी कि पराबैंगनी, सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होती हैं यूवी, याद रखिएगा। ठीक है, पराबैंगनी कई बार हिंदी में भी आता है, कई बार संकेत से। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, ठीक, जो त्वची कैंसर से संबंधित रोग यहां पर बहुत हो जाते हैं। तो याद रखिए ओजोन परत का काम होता है सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं यूवी, उन किरणों को ये आने से, डायरेक्ट आने से रोकती है। ठीक है, जो कि ये किरणें आप जानते हैं त्वची रोग से संबंधित खतरनाक होती है। तो अब यहां पर ये ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है ना मुख्य पदार्थ। तो इनमें से आपको छांटना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर मिसप्रिंट है, CO2 होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर CO, इसकी जगह वो दिया है, इसकी जगह ये, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कर लीजिए सभी बच्चे, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर CO होना चाहिए, ठीक है। धुआं वगैरह जो गाड़ियों से निकलता है उससे जो यहाँ पर आप गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना है, यहां पर सबसे मुख्य जो पदार्थ है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी हानिकारक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य पदार्थ, जिम्मेदार मुख्य पदार्थ पूछा है तो बच्चों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, इसका पूरा नाम फिर से एक बार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहां से देखिए कई प्रकार की चीजें हैं, यहां पर हमने चर्चा कर लिया है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई बार CFC लिख कर आ जाता है, कई बार हिंदी में दे देते हैं पूरा नाम, और कभी कभी दोनों, तो यहां पर तो दोनों है। तो आप पहचानिए, अब ये गैस जो CFC है, ये जो है यहां पर आप देखेंगे S भी होना चाहिए, CFCS सफिक्स में। तो याद रखिएगा क्योंकि कार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों यहां से, तो ये जो मुख्य रूप से गैसें होती हैं, ये आप देखेंगे जो स्नेहक पदार्थ होते हैं, और इसके अलावा सबसे ज्यादा फ्रिज है ना, AC, या इसको ऐसे लिख देते हैं AC, सबसे ज्यादा आप देखेंगे फ्रिज एक एग्जाम्पल है। फ्रिज, AC वगैरह जो स्नेहक पदार्थ होते हैं, और वहां से ये गैस सबसे ज्यादा निकलती है, जो कि हमारे ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार है और बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी चीजें इसमें कवर कर लिया है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, है ना, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली, हाथी। देखिए घास को गेहूं थोड़ी ना खाएगा, यहां पर आहार श्रृंखला जैसे कि हमने देखा, जैसे कोई पौधा है ना, अब वो पौधे का नाम भी हो सकता है या पौधा डायरेक्ट लिखा मिलेगा, फिर उसके बाद कोई शाकाहारी जंतु, फिर उसके बाद मांसाहारी जंतु, ठीक है, फिर सर्वाहारी जंतु या मान लो मानव वगैरह कोई भी, ठीक है, फिर उसके बाद जो उच्च श्रेणी वगैरह के हैं ये उसी में आ जाते हैं, और फिर इसके बाद देखेंगे आप, ठीक है, मांसाहारी में भी होते निम्न और उच्च, ठीक है, सर्वाहारी, और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, उत्पादक। तो हमें इन क्रमों को थोड़ा सा, एक देसी के क्रमों को ध्यान रखना है। तो यहां पर क्रम कौन सा सही है? घास, गेहूं, आम तो होगा नहीं, घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा कौन? मानव। तो यहां पर बी विकल्प आपका प्रश्न संख्या 20 में, यहां पर बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस सेट के बाकी के लॉन्ग क्वेश्चनों को थोड़ा सा सभी बच्चे प्रयास करें, मेहनत करें, ठीक है, और अगले वीडियो में हम कवर जरूर करेंगे इनको, लेकिन अभी आपको समय कम है, इसलिए सभी बच्चे सेल्फ स्टडी से इन क्वेश्चनों की थ्योरी पढ़ें, इनकी एक्सरसाइज को अच्छे से कवर करें पाठों को, ठीक है, जो भी चीजें हैं न्यूमेरिकल जहां भी हो कुल मिलाकर के अच्छे से स्टडी करें, परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। चलिए सेट नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। सेट नंबर 5वां देखें, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। चलिए बच्चों, तो सेट नंबर, हाँ थोड़ा सा पानी पी लिया है भाई। सेट नंबर 5, तो इसमें देखेंगे, हाँ इसमें दिया है 824 IN, थोड़ा संख्या को जरूर नहीं डाला था पर बट आप समझ गए होंगे। सेट नंबर 5 है 2024 का सेट नंबर 5, और इसमें लिखा है 824, ठीक है, IN, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए खंड में भी खंड है इसलिए उपभाग लिखा है, ठीक है, तो यहां पर उपभाग नंबर 1, तो हम इसमें फिजिक्स के, ठीक है, क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है,
10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक याद रखिएगा, वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब टोटली हम समझें तो हमें u का मान निकालना है। तो बच्चों यहां पर जल्दी से कवर करें और जल्दी से और भी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट। तो चलिए यहां पर चूंकि उत्तल लेंस है तो ये धन में लेंगे, f का मान है। और चूंकि जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो तो याद रखिएगा वहां पर आवर्धन कितना होगा, 1 होगा। वहां पर आवर्धन कितना होगा, 1। अगर छोटे आकार का होता है तो आवर्धन 1 से कम, बड़े आकार का होता है तो आवर्धन 1 से अधिक। याद रखिएगा जब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन 1 होता है। याद रखिएगा आवर्धन 1 होता है। और जब वस्तु के आकार से छोटा तो आवर्धन 1 से ठीक है कम होगा। और आवर्धन यानी जो आवर्धित प्रतिबिंब है तो जब वो आवर्धित यानी बड़ा बनता है तो आवर्धन 1 से अधिक। तो यहां पर वस्तु के आकार का प्रतिबिंब है बच्चों वो भी वास्तविक, तो m बराबर लेंगे क्या, -1। चूंकि हमें u का मान निकालना है तो यहां पर हम b का मान u की पदों में कर लेंगे। तो m बराबर बच्चों होता है b/u। याद रखिएगा m बराबर होता है b/u बराबर -1। नोट कर लेना जिनको दिक्कत है और जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर v बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से माइनस का u। चलिए अब हम देखेंगे लेंस के सूत्र से आप देखेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/b माइनस 1/u। तो बच्चों f का मान कितना दिया है 10, v का मान यहां से आप देखेंगे तो माइनस u हो जाएगा। यहां से आप देखिएगा v की वैल्यू को, ठीक है, और यहां माइनस u की जगह u रहेगा। अब हम क्या करेंगे, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं यहां पर, ठीक इतना ही रहेगा, ठीक। अब हम इस माइनस को हम ऐसा कर सकते हैं -1/u और -1/u, माइनस को ऊपर जो है कर देंगे। इसके बाद 1/10 बराबर u एलसीएम लेंगे तो -1 तो 1/10 बराबर हो जाएगा -2/u। अब कैंची गुणा कर देंगे तो बच्चों यहां पर हो जाएगा u बराबर -20। याद रखिएगा -20। और वैसे भी u का मान उत्तल हो या अवतल माइनस में लिया जाता है क्योंकि उसके सामने ठीक है रखा जाता है। तो यहां पर u का मान वस्तु की जो दूरी है 20 सेमी। तो जल्दी से ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बच्चों बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है बच्चों वो हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। और जब छोटा बनेगा तो निश्चित है, मैंने अभी अभी चर्चा किया, जैसे कि लेंस में देखेंगे उसमें थोड़ा सा विपरीत होने लगता है। तो उसमें आवर्धन से अगर हम दिमाग लगाएं तो यहां पर दर्पण में देखेंगे तो छोटा बनेगा, उत्तल लेंस में आप देखेंगे तो उसमें बड़ा बनेगा, ठीक है, इसमें बनेगा छोटा। तो आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 से कम। थोड़ा सा याद रखिएगा, बाई मिस्टेक वहां पर दर्पण का कहना था, तो आप समझ जाइएगा दर्पण में और लेंस में थोड़ा विपरीत आपको समझ के चलना है, तो ये ट्रिक से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार से छोटा बनता है, अर्थात याद रखिए आवर्धन 1 से कम होता है। अवतल दर्पण में ज्यादातर स्थिति देखेंगे तो बड़ा बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उसमें बड़ा छोटा सब आ जाता है, क्योंकि बच्चों 1 से कम यानी बी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो इसमें बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का याद रखिए बी विकल्प में लिखा है 1 से कम, 1 से कम, क्योंकि यहां पर दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। कौन सा है, उत्तल दर्पण। और कैसा बनता है, छोटे आकार का, छोटा प्रतिबिंब। और जब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों तो आवर्धन क्या होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, आवर्धन 1 से कम हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आवर्धन 1 से कम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है एक अभिसारी लेंस। बच्चों यहां पर ध्यान देना है, कभी कभी शब्दों से घुमा देता है तो परेशान ना हो।
अभिसारी लेंस जो होता है हम किसको कहते हैं बच्चों? उत्तल लेंस को। अभिसारी जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है बच्चों। वो उत्तल लेंस में आपको ध्यान देना है, यहां पूछा क्या है जरा देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, तो एफ बराबर हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। फिर इसके बाद इस लेंस की क्षमता होगी, तो देखिए लेंस की क्षमता बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं, लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं। तो P बराबर बच्चों अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तो 100/f होता है, और अगर मीटर में दी गई हो फोकस दूरी तो 1/f होता है, क्योंकि परिभाषा होती है लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के जो व्युत्क्रम के बराबर होती है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है लेंस की क्षमता, यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं बच्चों, ये इसकी परिभाषा है। और लेकिन शर्त है जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो, और यदि सेंटीमीटर में दी गई हो तो फिर 100/f। ठीक है, जरूर आपने पढ़ा होगा। तो 100/f का मान यहां पर हो जाएगा 20 धन में, ठीक है, प्लस में रहेगा तो 20 पंचे 100, तो यहां से हो जाएगा प्लस का 5। तो बच्चों अब यहां क्षमता का कई बार मात्रक पूछा है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। कैसे होता है? डायोप्टर। अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें देखेंगे। अब क्वेश्चन यहां से कौन कौन से बनते हैं, तो यहां डायोप्टर का जो संकेत होता है डी। तो पहले तो हम इसका जरा विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे चारों विकल्प में तीसरा विकल्प इसका यानी सी सही हो जाएगा। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कभी कभी फोकस दूरी मीटर में दी जाती है, ठीक है, तो आप 1/f लगाएंगे, जो भी आ जाए उसको सॉल्व। लेकिन याद रखना लेंस अभिसारी है कि अपसारी है। अगर अभिसारी है मतलब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो धनात्मक लेना है, चाहे वो क्षमता का मान दिया हो, ठीक है, और चाहे वो फोकस दूरी धनात्मक, याद रखिएगा। लेकिन जब अपसारी लेंस हो या अवतल लेंस जिसको हम कहते हैं अवतल लेंस हो, तो हमेशा चाहे फोकस दूरी का मान दिया जाए, क्षमता पूछे, चाहे क्षमता का मान दे, फोकस दूरी पूछे, तो आपको ऋणात्मक लेना है, याद रखिएगा। अब ये तो हो गए इस प्रकार के क्वेश्चन। अब कभी कभी क्या करता है, क्षमता दे देता है और उसकी प्रकृति पूछ देता है, जैसे कह दिया जाए -2d, लेंस की क्षमता -2d है, तो लेंस किस प्रकार का होगा? तो बच्चों माइनस अगर देख ले तो चाहे फोकस दूरी दे दे चाहे क्षमता दे दे, तो हमेशा लगाना है क्या? अपसारी। अपसारी मतलब हो जाएगा अवतल, अवतल लेंस। मोस्टली आपको ध्यान देना अवतल लेंस पर, ठीक है। अगर माइनस में क्षमता या फोकस दूरी कुछ भी दे दे, कुछ भी दे, मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में फोकस दूरी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर डी जरूर मिलेगा, डायोप्टर, ठीक है। क्षमता देगा तो डायोप्टर, और फोकस दूरी देगा तो या तो मीटर में होगा, ठीक है, उसका मात्रक, या सेंटीमीटर में। लेकिन चिन्ह से यदि पहचानना है तो माइनस में अवतल लेंस लेना है और प्लस में उत्तल लेंस। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आई होप इससे आपने 2-3 प्रकार के क्वेश्चनों को, ठीक है, बदल बदल के समझा है, तो इनको अच्छे से समझा होगा। अगला प्रश्न है, हाँ, प्रश्न नंबर देखेंगे बच्चों, चौथा है प्रश्न नंबर 4। जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह, त्रिकोणीय मतलब, ठीक है, 3 भुजा 3 कोण, समझ गए, प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो वह प्रिज्म से निर्गत होने पर मतलब निकलने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। तो बच्चों पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे। तो जब जो है प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से, कांच के प्रिज्म से जो त्रिकोणीय है, 3 कोणों से मिलकर, ठीक है, बना है, तो जब ये इस पर पड़ेगी और इससे निर्गत होगी बच्चों, तो इस प्रकार से ये अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो ये 7 रंग जो मुख्य रंग है बच्चों, ये 7 रंग हो जाएंगे बिब की ओर। पिछले में भी आपने समझा था। तो बच्चों ये बिब की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पूछा क्या है, तो किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? विचलन न्यूनतम, विचलन न्यूनतम,
न्यूनतम का मतलब है कम से कम, कम से कम, याद रखिएगा, कम से कम यानी सबसे कम, कम से कम, न्यूनतम यानी कि सबसे कम। किस रंग का विचलन होगा? तो वो होता है बच्चों लाल। लाल का विचलन सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है, ठीक है। और बैगनी यहां पर या इंडिगो जामुनी वगैरह देखें या नीला कलर देखें तो इनका सबसे अधिक बैगनी यहां पर मिलेगा, अगर कलर जो है क्लियर कर रहा, नहीं तो फिर नीला जामुनी जो भी है वो मिल जाए। तो यहां पर हम बैगनी कहेंगे, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी का थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं आप, समझिएगा, अधिकतम होता है, ठीक है। ये सबसे अधिक इसमें विचलन हो जाएगा। तो बच्चों विकल्प आप समझ गए होंगे कौन सा सही है। तो इसमें पीला, हरा, बैगनी, लाल, तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम यानी सबसे कम होता है। तो बच्चों जल्दी के चक्कर में नहीं करना है, कई लोग जो जल्दी जल्दी में उनका इसका ज्यादा होता है, ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा सेंस नहीं लगाया या फिर उसका डायग्राम बना करके उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा और उस पर दिमाग लगाइएगा, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, चलिए, और सरल भी। आगे का देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर देखेंगे 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां है, किसी पदार्थ की, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां जो मैंने संकेत एक नजर डाली तो यहां पर जो संकेत दिख गए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट 2025 के लिए इस टाइप के क्वेश्चन है या बिल्कुल ये आ सकता है। चलिए, किसी पदार्थ के एल लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई यानी दूसरा जो तार लिया है 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल यानी जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, तार जो मोटा वगैरह होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका जो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसी को हम कहते हैं यहाँ पर परिच्छेद क्षेत्रफल, वो a/2 यानी आधा हो जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा लंबाई तो बढ़ गई यानी दुगनी हो गई, लेकिन यहां पर क्षेत्रफल जो है घट गया, आधा हो गया, पहले के मुताबिक जो दूसरा तार लिया उसका प्रतिरोध होगा। तो बच्चों यहां पर आपको क्या क्या दिया है, तो पहले केस में आप देखेंगे, इसको जरा हल करते हो, सभी बच्चे नोट कर सकते हैं। तो पहले केस में आप देखेंगे जो पहला तार है, तो यहां पर तार की लंबाई है यहां पर L, ठीक है, तार की लंबाई है L, और जो क्षेत्रफल दिया है आप समझिएगा, जो क्षेत्रफल यहां पर दिया है परिच्छेद क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये जो वृत्तीय आधार के रूप में होता है, तो यहां पर आपको दिया है बच्चों A, और इसका प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध पहली स्थिति में जो तार का प्रतिरोध है, ठीक है, तो ये दिया है आपको कितना, R का मान, इसकी वैल्यू दी गई इसलिए हम इसको यहां कोष्टक में लिखेंगे, ये आपको 4 ओम दिया हुआ है। चलिए, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, ठीक है, तो रो बराबर होता है बच्चों RA/L। तो हम इस फॉर्मूला से इसको करेंगे, जहां पर ये एक नियतांक के रूप में होता है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें और R चूंकि प्रतिरोध पूछा गया है ना, जो तार की लंबाई बढ़ा दी है और उसकी मोटाई घटा दी है क्योंकि क्षेत्रफल को आधा कर दिया है, ठीक है, परिच्छेद क्षेत्रफल को आधा कर दिया है, तो इसका मतलब होता है उसकी मोटाई आधी कर दी गई है इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो बच्चों इसमें करना क्या है, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं। तो हम R के पदों में जरा इसको निकालें, तो R बराबर हो जाएगा रो गुणे यहां पर हो जाएगा क्या, L, और बटे हो जाएगा बच्चों यहां पर A, ठीक है, रो गुणे L/A। अब R का जो मान दिया है, वैल्यू दी गई है, तो 4 बराबर हो जाएगा रो गुणे L/A। इसको चलिए हमने एक समीकरण मान लिया है। अब हम देखेंगे बच्चों सेकेंड इसका केस में देखेंगे, अब क्या कर दिया गया है बदलाव। तो अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि तार की लंबाई 2 गुनी कर दें, तार की लंबाई सेकंड केस में कह रहा है 2 गुनी यानी 2L, और क्षेत्रफल को घटा करके जो A था वो कर दिया है बच्चों A/2 यानी कि पहले की तुलना में आधा। और तो अब प्रतिरोध पूछा गया है, तार का अब प्रतिरोध, जो दूसरा तार है वो इसकी तुलना में, पहले तार की तुलना में इस आकार का, इस क्षेत्रफल का लिया है, इस लंबाई का लिया है। तो ऐसी स्थिति में इस तार का प्रतिरोध, जिसको हम R' मान लेते हैं, ये हमें बच्चों ज्ञात करना है। तो फिर से इसी फॉर्मूला से आप देखेंगे, इस फॉर्मूला को
ठीक है, लॉक कर लेंगे। इस फॉर्मूले के अनुसार बच्चों हम डायरेक्ट यहां पर लगाएंगे तो ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आर डैश बराबर, देखिए इस फॉर्मूले की मदद से हम जो यहां पर सूत्र हमने निकाला था आर बराबर, तो इसी की सहायता से हम यहां देखेंगे आर डैश बराबर रो, क्योंकि ये एक नियतांक के रूप में होता है इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, उतना ही रहेगा, समान रहेगा। और यहां पर एल के स्थान पर बच्चों हो जाएगा 2l और बटे में आपका ए के स्थान पर बच्चों आ जाएगा a बटे 2। ठीक है, हम अब चूंकि नीचे की यहां पर जो वैल्यू है जो a के स्थान पर है बच्चों, तो यहां पर ये परमी रूप में इसलिए 2 गुणा के रूप में चला जाएगा ऊपर, तो रो गुणे 4l बटे 2, इसको जरा हम समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे, ठीक है कि नहीं। अब हम देखेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब यहां से थोड़ा हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहला और दूसरा सभी बच्चे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा, तो हमें आर डैश का मान निकालना, तो हम दूसरे में पहले का भाग दे देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इनको नोट भी करते जाए, इस टाइप के काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड भागे फर्स्ट से, इसका मतलब है कि दूसरे समीकरण में पहले समीकरण का हमें भाग देना है, तो ये हो जाएगा आर डैश बटे 4, जो कि आप पहले समीकरण में देख सकते हैं, और ये हो जाएगा रो गुणे 4l अपॉन 2 अपॉन रो गुणे हो जाएगा कितना, उसमें था l अपॉन कितना था, यहां पर कितना दिया है a था, सॉरी यहां पर a था, सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां 2 गया है a, सभी बच्चे ध्यान दें, बाई मिस्टेक यहां पर 2 लिख गया है, 2 ऊपर चला गया, 4l बटे a हो जाएगा, सभी बच्चे इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा इसी प्रकार सबको ध्यान रखना है भाई, कॉन्सेप्ट मेन चीज होती है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ 4l अपॉन a, यहां पर क्या हो जाएगा a, यहां पर l अपॉन a। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको कैंसिल मान लेते हैं, ठीक है। तो r डैश बटे 4 बराबर हो जाएगा बच्चों 4l अपॉन a इंटू a अपॉन l, a से a कैंसिल और l से l, इस प्रकार से हम इसका गुणा करें तो r डैश बराबर 4 गुणे 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16 ओम। तो बच्चों आप समझ सकते हैं इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये विकल्प नंबर बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से जिनको नोट करना है कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, चलिए आई होप सबने नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। तो इसमें देखेंगे अगला प्रश्न क्या है बच्चों, तो अगला प्रश्न है, हाँ 6वां प्रश्न, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, तो आपको अध्ययन अच्छे से करना है, सूत्र वगैरह याद करना है, बहुत आसान है। निम्नलिखित में कौन किसी परपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता। वैद्युत शक्ति का मतलब होता है ना, उसी को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, तो हमें जैसा दिया है हम उसको वैसे ही समझेंगे। तो वैद्युत शक्ति यानी इसका मतलब है सामर्थ्य, और इसका संकेत बच्चों होता है P। अब हमें P के सूत्र अगर याद हैं तो तुरंत ही ऑप्शन बन जाना है। जरा एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं, आई होप सबने कर लिया होगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल है। तो आई स्क्वायर आर पहला ऑप्शन, दूसरे में वी आई, तीसरे में आई आर स्क्वायर, चौथे में है वी स्क्वायर बटे आर। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले हम जरा इसके सूत्रों को एक बार रिवाइज करते हैं। देखिएगा P बराबर होता है वी आई, देखिए बच्चों P बराबर होता है वी आई। अब ये सूत्र कहां से आप लोग कर सकते हैं, और फिर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर, है ना, और तीसरा हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अब ये सूत्र, अब चूंकि P यानी इसकी जो परिभाषा होती है तो वो कैसे निकलती है, तो याद रखिए, तो आपको W के सूत्र, तो P बराबर होता है W अपॉन T,
ठीक है, ये परिभाषा में आप सूत्र याद रखेंगे, P बराबर होता है W अपॉन टी, यानी वैद्युत शक्ति यानी सामर्थ्य का जो सूत्र है P बराबर W अपॉन टी। ठीक है, याद रखिएगा। तो एकांक समय में, यहां से परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं, एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को, एकांक समय में, चूंकि बटे में समय है टी है, एकांक समय में, ठीक है, व्यय विद्युत ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, उस परपथ की सामर्थ्य या शक्ति यानी वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहते हैं, जिसका संकेत होता है P और मात्रक होता है बच्चों वाट। कई बार बच्चे यहां गलत कर जाते हैं, इससे देखिए कई क्वेश्चन बनेंगे, अभी गौर से देखेंगे तो मैं कई इसमें क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। तो ये परिभाषा हो गई, फिर से एक बार देखेंगे, एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को उस परपथ की या उस चालक की क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, जिसका संकेत होता है P और मात्रक होता है मात्रक होता है वाट। अब वाट का दूसरा है, ये किसने वाट कहा, क्योंकि जो वैज्ञानिक है अपने नाम के आधार पर किया, तो इसमें वास्तविक मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। देखिएगा ये दूसरा मात्रक निकल आया, देखिए आप, W का मात्रक होता है जूल और यहां पर हो जाएगा समय का मात्रक क्या, सेकंड, तो क्या बनेगा जूल प्रति सेकंड। तो एक मात्रक यहां से मिल गया, ठीक है, जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं, यानी एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। याद रखिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। और इसके अलावा कभी कभी व्यय विद्युत ऊर्जा का पूछ देता है, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा, तो W बराबर सूत्र कैची गुणा कर दो P और T का, तो P गुणा T। अब क्या बनेगा, व्यय विद्युत ऊर्जा यानी W का जो मात्रक आएगा बच्चों, तो ये इसका हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। आपने पिछले में देखा था वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा। अब हम इन सूत्रों को कैसे याद करेंगे, थोड़ा इसमें हिंट लीजिएगा, तो आपको कई सवाल, कई चीजें यहां पर सरल हो जाएंगी। तो आप जानते हैं परिभाषा के अनुसार P बराबर होता है बच्चों W अपॉन टी। अब हमें W के अगर सूत्र यानी व्यय विद्युत ऊर्जा के सूत्र पता है तो क्या होते हैं, तो पहला सूत्र होता है W बराबर BIT, दूसरा होता है W बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर T अपॉन R, तीसरा होता है W बराबर बच्चों, या चलिए इसको बराबर में लिख लेते हैं, है ना, B स्क्वायर T अपॉन R, और तीसरा हो जाएगा I स्क्वायर RT। अगर हम W के सूत्रों को याद कर लें, व्यय विद्युत ऊर्जा के सूत्र याद कर लेंगे, तो हमें P के सूत्र में जो है बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी। अब देखिए P बराबर W बटे T, अब आपने यहाँ पर W के स्थान पर मान रखा BIT, क्या रखा BIT, और बटे में क्या हो जाएगा T, तो T से T कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा BI। आप देख सकते हैं पहला वाला जी। अब यहाँ पर थोड़ा कैपिटल लेटर है और कुछ नहीं, तो आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या P बराबर बन गया आपका BI। इसी प्रकार आप ये वाला रखेंगे तो कुल मिला के T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P के ये वाले सूत्र निकल के आ जाएंगे, तो यहां से आसान हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो पहला है I स्क्वायर R, ये दिया है तो ये तो सही है भाई। वो पूछ रहा प्रदर्शित नहीं करता है, निगेटिव में पूछ रहा है ना। फिर है VI, तो ये भी मैच कर गया, तो ये तो भैया सही नहीं होगा इसके अनुसार। IR स्क्वायर, अगला दिया IR स्क्वायर, C विकल्प, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता, अर्थात ये वैद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो क्वेश्चन के पूछने के अनुसार C विकल्प सही माना जाएगा, क्योंकि चौथा विकल्प B स्क्वायर बटे R है, तो ये सब मैच कर रहे हैं, तो ये तो सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी जो है वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य की मात्रक हो, सॉरी ये राशि सूत्र हो जाएंगे। लेकिन IR स्क्वायर इसका सूत्र नहीं होता है ना, संबंधित सूत्र नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन के अनुसार सही माना जाएगा। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। तो हमें एक क्वेश्चन के माध्यम से काफी चीजें देखनी है। चलिए प्रश्न नंबर देखें 7वां। किसी धारावाही चालक के कारण, ध्यान दीजिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट, याद रखिए, ठीक है, आने वाले 100% के क्वेश्चन की वैल्यू रखता है ये। किसी धारावाही चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आपने थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, चालक खंड लेकर के आपने पढ़ा होगा R दूरी पर, ठीक है। तो जरा हम इस बिंदु पर अगर हम है ना चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, तो उसके लिए चालक खंड के उससे देखेंगे आप, ठीक है।
तो यहां पर और भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए वहां से भी कई सूत्र हैं इस प्रकार के, तो वहां से चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0/2 इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, जो अनंत लंबाई का सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय, सीधे धारावाही याद करिएगा, सीधे या अनंत लंबाई का मिल जाए या सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है किसी बिंदु पर हम निकालेंगे, तो याद रखिएगा उसमें आप ऐसा पढ़ेंगे फिर। ठीक है, सीधे बिल्कुल ठीक है। तो हमें कुछ दूरी पर मान लो उसको ज्ञात करना है इस प्रकार से, तो इसके लिए हो जाएगा, और एक सूत्र आपने जो अभी बताया इस प्रकार से भी पढ़ा तो उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक, वो दूसरे में आ जाएगा। तो यहां पर B बराबर हो जाएगा μ0/2 इंटू आई बटे आर। तो बच्चों यहां पर जो आप देख रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती इस रूप में दिया है। तो B का जो संबंध है चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं, इसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कई चीजें आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो B जो अनुक्रमानुपाती होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और यहां पर आप देखेंगे B अनुक्रमानुपाती यहां पर लगाएंगे तो 1/r, तो हम फिर इसको अनुक्रमानुपाती ना कह के क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में लिखा है R के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, थोड़ा सा समझिए जल्दी जल्दी, R के यानी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, सूत्र से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता, अगर धारा को क्वेश्चन पूछता तो अनुक्रमानुपाती में लगाते, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र B धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और जिस बिंदु पर ज्ञात करना है उसके तार की जिस बिंदु से लेते हैं उसके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों इसको आप ध्यान रखेंगे, सूत्र याद होगा तभी ये चीजें याद रहती हैं, इसलिए बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा। अब हम जरा दूसरी चीजों को देखते हैं, कभी कभी इसमें मान भी पूछ देते हैं। तो बच्चों याद रखिए μ0/2 का जो मान होता है 2 × 10⁻⁷ कितना होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या न्यूटन प्रति, ठीक है, यहां पर इसके लिए नहीं, ये तो अलग से है। ठीक है, ये तो क्षेत्र के लिए, सॉरी, यहां पर इसका जो मान होता है इसको हम μ0 को क्या कहते हैं, पहले इसको देखेंगे, इसका अलग है, सॉरी, हमने अभी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताया, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका B, वेबर प्रति, कई बार मात्रक पूछे गए, मीटर स्क्वायर, और दूसरा इसका मात्रक हो जाता है आपका न्यूटन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और तीसरा इसका होता है टेस्ला। ठीक है, और चौथा होता है इसका गॉस। अगर हमें सभी मात्रक याद हैं तो कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन बन ही जाएगा। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर इसका मात्रक नहीं, सॉरी, इसका देख रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पहला याद रखिएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या मात्रक देके वो राशि पूछेगा तो भी आपको याद रखना पड़ेगा, और ये अच्छे से कंठस्थ करना दोनों साइड से। तो इसका मात्रक पहला ये हो गया है, दूसरा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तीसरा टेस्ला, और चौथा गॉस हो जाएगा। ठीक है, गॉस छोटा मात्रक होता है, याद रखिए। ठीक है, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10⁴ गॉस होता है, कितना, या हम ऐसे कह सकते 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 10⁴ गॉस। याद रखिएगा 10⁴ गॉस। ठीक है, इसको भी हमें याद रखना है, अच्छे से कवर करना है। चलिए अब यहां से थोड़ा स्याही की समस्या, चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, याद रखिएगा यहां गॉस, टेस्ला। ठीक, चलिए ये तीनों समान होते हैं परमाणु में, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और टेस्ला। ये 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और बराबर 1 टेस्ला। अर्थात याद रखेंगे ये परमाणु में समान होते हैं, लेकिन गॉस इनसे छोटा मात्रक होता है, 10,000 गुना छोटा मात्रक होता है। और याद रखिए यहां पर और भी चीजें हैं, याद रखिए। हाँ, ये तो हो जाएगा मान, और इसी के साथ अगर हम 2 को इसके साथ लगा जाएं तो μ0/4 कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान के रूप में विकल्प दिए जाते, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁷। अब यहां पर μ0 भी क्या होता है, तो बच्चों μ0 होता है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है,
याद रखिएगा। तो छोटी छोटी जानकारियां होती है बच्चों, अच्छे से इनको कवर करेंगे, बाकी थोड़ा डिटेल पढ़ते रहिएगा। अब हम फिजिक्स जो है कर चुके हैं, अब हम केमिस्ट्री अर्थात इसके सेकंड पोर्शन को लेंगे, उपभाग नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8वां, और केमिस्ट्री में हम कहें तो पहला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 8वां, देखिएगा। तो बच्चों पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन जो आयन होता है इस प्रकार से इसकी प्रकृति है। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन जो आयन होता है वो H पॉजिटिव, ठीक है, और चूंकि सांद्रण के लिए भी इसको दर्शाया जाता है बड़े कोष्टक में, और नवजात के लिए भी अगर H अकेला हो, ठीक है, नवजात हाइड्रोजन के भी लिए कोष्टक लगाते हैं। तो यहां पर हमें H आयन से मतलब है, तो H जो धनायन है और जो कोष्टक जो लगा है इसको हाइड्रोजन आयन, इसकी प्रकृति जो होती है। तो बच्चों इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, ये अम्लीय होती है। क्या? अम्लीय। तो इसका मान जो pH जो होता है, जो pH मान होता है वो होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 9वां, बाकी डिटेल पढ़ते रहें, थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, काफी समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे जुड़े हैं और लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर सफलता बिल्कुल लगेगी और ये क्वेश्चन बिल्कुल कंठस्थ हो रहे होंगे, और काफी इन क्वेश्चनों के माध्यम से और भी क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। चलिए, धावन सोडा के एक अणु में, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो बच्चों इसमें कौन सा विकल्प है? 2, 5, 8 या 10। तो आपने धावन सोडा जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2। धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा होता है उसका जो अणु सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। अगर आपको सूत्र याद है तो क्वेश्चन कहां जाएगा? ठीक है, तो इसमें जल के कितने अणु संयुक्त होते हैं? 10। ठीक है, कितने होते हैं? 10। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे, डी विकल्प बच्चों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर देखेंगे बच्चों 10। प्रश्न नंबर देखेंगे 10। अब हम देखेंगे इसमें क्या है, कौन सी अधातु है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है ना? Cr, Fe2 पॉजिटिव, He, या यहां से देखेंगे Hg। तो बच्चों इसका विकल्प नंबर सी सही है, यहां पर आपका दिया है He। ठीक है, हीलियम कौन सा हो जाएगा यहां पर? इसमें अधातु पूछ रहा है बच्चों, हीलियम। ठीक है, जब तक वो याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, हीलियम हो जाएगी यहां पर। हालांकि हीलियम एक अक्रिय गैस है, लेकिन यहां अधातु में इनको काउंट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन, धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। दूसरा ऑप्शन, ठीक, धातुएं धन आयन बनाती हैं, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, धातु में चालकता का गुण पाया जाता है। देखिए इसमें कौन सा है? धातुएं सदैव सहसंयोजक बनाती है, धातुएं धनायन बनाती हैं। इसमें तो भाई सभी विकल्प लग रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, धनायन भी बनाती हैं, है ना, सहसंयोजक यौगिक भी बनाती हैं, है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी प्रवृत्ति होती है, और इनमें चालकता का भी गुण, क्योंकि ऊष्मा और विद्युत की ये बहुत अच्छी सुचालक भी होती हैं। तो ये तो सभी है, यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत छपा है इसमें, क्योंकि ऑप्शन पॉइंट के रूप में या तो उपर्युक्त सभी। ठीक है, आप देख लीजिएगा बाकी पढ़ करके। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत क्वेश्चन आता, वेरी वेरी मोस्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है? तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, आपने पढ़ा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी, जो आप लोग पुट्टी वगैरह लगवाते पीओपी, ठीक है, डिजाइन बनती है, वो है पीओपी। और जब इसको जल से क्रिया कराते हैं, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल से, हमेशा ध्यान रखो, जल से क्रिया कराने पर क्या होता है? जिप्सम बनता है बच्चों। क्या बनता है? जिप्सम। याद रखिए, जिप्सम बनता है, जो कि कुछ क्षण के बाद वो बिल्कुल कठोर होता है, एक परत के रूप में जम जाता है। जैसे आप पुट्टी वगैरह आप जो लगाते हैं या जो भी चीजें ये करते हैं, पुताई वगैरह, ठीक है, तो आप देखेंगे जल के साथ ये थोड़ी देर बाद, है ना, जल को विस्थापित करके क्या करता है? एक परत के रूप में, एक कठोर परत के रूप में क्या हो जाती? जम जाती है। चलिए आगे, उसको हम जिप्सम कहेंगे, तो जिप्सम हो जाएगा इसमें, और जल के अणु विस्थापित हो जाते हैं वायुमंडल में। चलिए अब आगे देखेंगे,
याद रखिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13वां। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 13वां, क्या कह रहा है? हाँ, इसको आपको सभी को पोल में जवाब देना है। 13वें क्वेश्चन को देखते हैं जरा कौन जवाब देता है। एथेनॉल को, एथेनॉल का मतलब अभी बताया था, है ना, एथिल एल्कोहल C2H5OH, समझ गए होंगे, को सोडियम से, यानी कि सोडियम मतलब Na से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। ठीक है, एथिल एल्कोहल यहां समझ गए होंगे। इसमें किससे? Na से क्रिया कराने पर प्राप्त होती है O2 गैस, H2 गैस, C2H4 गैस या C2H6। जल्दी से पोल में जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजिए, नहीं तो जल्दी फटाफट किसका विकल्प इसमें सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फिर इसके बाद चर्चा करेंगे, इसमें भेजिएगा जल्दी से, मुझे लगता बन जाएगा, ज्यादातर देखेंगे। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर अभी देखिए, हाँ बच्चे अभी एक्टिव नहीं है लगता, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, लगता है सब बच्चे थक गए हैं। ठीक है, काफी देर से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो चलिए भेजिए जल्दी से मैसेज में, फिर इसके बाद देंगे इसका जवाब। प्रश्न नंबर देखेंगे, थोड़ी देर में इसका जवाब देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 14वां, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों, याद रखिए, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों 2। ठीक है, 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं क्या? ऑक्सीजन करना, और फिर है ना बाहर, मतलब जो कोशिकाओं में, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे अंदर जो भोजन वगैरह जाता है उसका जो पाचन वगैरह होता है, ऑक्सीडेशन वगैरह क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो हम उसके फलस्वरूप फिर क्या करते हैं? विघटन को क्या कहते हैं? उत्सर्जन, जनन, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो आप जानते, लेना और फिर आवश्यकता अनुसार विघटन को क्या कहते हैं इसमें, याद रखिए, तो इसमें हो जाएगा आपका श्वसन। ठीक है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क? तो आप जल्दी से इसको कवर करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में पोल में जरूर जवाब दीजिए। देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं जरा कौन देता है। सबका जो है अभी तक जवाब जो है कम बच्चों ने दिया है। हाँ, सभी बच्चे जो है जवाब दीजिएगा भाई। कौन से का? अभी जे का सब बराबर, अभी जो है जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। हाँ, मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के विषय में देखिए, सब लोग अच्छी से डिटेल से पढ़ लें। जो सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क, है ना, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। ठीक है, अभी तक जवाब नहीं दिया है, एक्टिव नहीं है सभी बच्चे, या तो फिर पढ़ा नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो इसका मस्तिष्क का सोचने वाला जो भाग होता है बच्चों, वो है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसमें ध्यान देना है, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? किसका पुष्प एक लिंगी होता है? ऑप्शन है गुड़हल, सरसों, मटर, पपीता। जल्दी से बताइए, ये भी आप पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। कौन सा होता है? पपीता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर बच्चों है 17वां। 17वें का डी यानी पपीता। पपीता बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। पपीता इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो और भी इसमें जो क्वेश्चन है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसी के अंतर्गत
बच्चे एक्टिव नहीं है और सभी लोग इन क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके साथ काफी वक्त हो गया है और थोड़ा सा समस्या आ रही है इस वजह से, और बच्चे एक्टिव भी रहें। सभी बच्चे जवाब नहीं देते हैं, हमें लगता केवल देख रहे हैं और उसका अध्ययन भी नहीं किया है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पेपर नजदीक है, सभी लोग पढ़िए, ठीक है। ये पढ़ करके ही इनको अच्छे से, ठीक है, कर सकते हैं कवर। याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है परंतु उनके जवाब जो है पता नहीं है। बाकी पढ़िए और इनको अच्छे से कवर करिए। जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे घुमा फिरा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे और ये गलत कराएंगे, ठीक है। आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक, तो प्लीज सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जो भी हम वीडियो ताकि डालें तो आप तक वो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से यानी तुरंत पहुंच जाए। इसके बाद सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बायोलॉजी के क्वेश्चन।